महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र और उसमें आज हमारा टॉपिक है व्यंग्य, इसकी परिभाषा, सहयोगी विधाएं व इसका उद्देश्य। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में एक व्यंग्यात्मक निबंध दिया गया है हरिशंकर प्रसाई जी का पहला सफेद बाल। और इसमें जब व्यक्ति के बाल सफेद आते हैं तो उसको बूढ़ा मान लिया जाता है और उस व्यक्ति की भी मानसिकता ये हो जाती है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन उसके अंदर जो मनोविकार या जो सौंदर्य के प्रति उसकी जो लालसा है वो इसमें उस पर व्यंग किया गया है। किसी भी व्यक्ति के अगर सफेद बाल आ जाए तो उसकी मानसिकता पर व्यंग किया है हरिशंकर प्रसाई जी ने। बहुत ही आकर्षक और प्रभावित करने वाला व्यंग्य लिखा है इन्होंने। बहुत कम ही लेखक हैं जिन्होंने व्यंग्य पर अपनी कलम चलाई है। व्यंग्य की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस अन। व्यंग्य दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है ताना या चुटकी। हम किसी को ताना मारते हैं या किसी का मजाक बनाते हैं तो ताना मारना व्यंग कहलाता है। और अंग्रेजी के सटायर का ये हिंदी रूपांतरण है। और ये जो व्यंग है शब्द ये संस्कृत से लिया गया है। इनका संबंध व्यंग शब्द का संबंध शब्द शक्ति से भी है। व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर व्यंग हो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसके अलावा इस शब्द का अर्थ जो व्यंग शब्द है इसका अर्थ है गूढ़ और छुपा हुआ। गूढ़ और छुपा हुआ, व्यंग का अर्थ है गूढ़ व छुपा हुआ। किसी पर हम व्यंग करते हैं, किसी को आधार बनाकर, डायरेक्ट हम उसे नहीं कहते हैं लेकिन किसी को आधार बनाकर कहा जाता है। लेकिन जो सुनने वाला है उसके वो तिलमिला उठता है, समझ जाता है। तो इस प्रकार से व्यंग हम बातों में प्रयोग करते थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको साहित्य में भी विधा के रूप में प्रचलित किया, जिनमें हरिशंकर प्रसाई जी का नाम लिया जाता है। बाद में कुछ अन्य कवियों ने भी इसमें हाथ आजमाया। भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने प्रश्न लिखे हैं, वे भी व्यंग्य के सहयोगी विधा के रूप में ही उनका नाम आता है। अब हम बात करेंगे व्यंग्य की परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले हम जो व्यंग्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं हरिशंकर प्रसाई जी, इन्होंने व्यंग्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है। व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। अच्छा व्यंग्य सहानुभूति का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है। अच्छा जो व्यंग्य होता है वो सहानुभूति का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति व्यंग्य को अपने लिए गलत दृष्टि से देखते हैं और व्यंग्य करने वाले को अपना दुश्मन भी समझ बैठते हैं। एक बार और देखते हैं हरिशंकर प्रसाई जी ने क्या व्याख्या की है। व्यंग्य से जीवन का साक्षात्कार होता है, जीवन को समझने में आसानी होती है। जीवन की आलोचना करता है, व्यंग्य जीवन की आलोचना भी करता है। विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश भी करता है।
अच्छा व्यंग्य, यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने अच्छे व्यंग्य की ओर संकेत किया है कि अच्छा व्यंग्य सहानुभूति का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है। अगले हमारे बहुत ही हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखे हैं और शुक्ल जी के जो विचार है उनका सबसे ज्यादा खंडन किया है, और वो भी प्रमाण से। अब उन्होंने व्यंग्य के बारे में कहा है कि व्यंग्य वह है जहां कहने वाला अधरोष्ट से हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठे। भाई व्यंग्य हजारी प्रसाद जी ने ये कहा है कि व्यंग्य वह होता है जहां पर कहने वाला, व्यंग्य करने वाला मुस्कुरा रहा होता है, हंस रहा होता है, लेकिन जो सुनने वाला है वो तिलमिला उठता है। और फिर कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना देता है। अर्थात सीधा सा ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है कि जो कहने वाला है वो हंस रहा होता है, सुनने वाला को तिलमिला उठता है, वही व्यंग्य है। केशव चंद्र वर्मा जी ने व्यंग्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव व्यापार के व्यापक संदर्भ में कथनी और कथनी का भेद सहज ही व्यंग्य को जन्म देता रहता है। कथनी और करनी में अंतर व्यंग्य को जन्म देता है। इन्होंने इस परिभाषा को इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि कथनी और करनी का भेद सहज ही व्यंग्य को जन्म देता रहता है। आगे हम बात करेंगे, अगले विद्वान हैं वीरेंद्र मेहंदी रत्ता। इन्होंने व्यंग्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि व्यंग्य मानव तथा जगत की मूर्खताओं तथा अत्याचारों को प्रकाश में लाकर उनके उपहास्य एवं घृणों उत्पादक रूप पर आलोचनात्मक प्रहार करने में समर्थ एक साहित्यिक अभिव्यक्ति है, जो भी समाज में व्याप्त मूर्खता है, अत्याचार है, उनको प्रकाश में लाकर उनके उपहास्य व घृणा उत्पादक रूप पर आलोचनात्मक प्रहार करने में समर्थ एक साहित्यिक अभिव्यक्ति बताया इन्होंने। लेकिन वो समाज में घटित अत्याचारों पाखंडों उनका विरोध करने वाली एक साहित्यिक अभिव्यक्ति बताया है। अब हम बात करेंगे सहयोगी विधाएं। व्यंग्य की सहयोगी विधाएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रहसन। प्रहसन सहयोगी विधाओं में सबसे पहले नाम आता है प्रहसन। व्यंग्य का ये सहयोगी विधा, व्यंग्य की सहयोगी विधा है और प्रहसन को लोकप्रिय बनाया है भारतेंदु जी ने। इन्होंने एक प्रहसन भी लिखा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रहसन में एक व्यक्ति खड़ा होकर पूरी कथा सुनाता है, व्यंग्यात्मक रूप में, हास्यास्पद रूप में। प्रहसन का संबंध दृश्य काव्य से है। जिस प्रकार से एकांकी नाटक को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसमें हास्य और व्यंग्य का गुण ज्यादा हो तो वह रचना प्रहसन कहलाती है। इस प्रकार से भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी चौपट राजा एक प्रहसन लिखा है। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही उपदेशात्मक और बहुत कुछ सीखने लायक वो प्रहसन है। प्रहसन गंभीर, उद्देश्य विहीन, हल्का फुल्का हास्य उत्पन्न करने वाली
लघु नाटिका कहलाती है। लघु नाटिका नाटक का छोटा रूप एकांकी के समान है, लेकिन उसमें हास्य का पुट अधिक हो तो वह रचना प्रहसन कहलाती है। अगली इसकी सहयोगी विधा है पैरोडी। पैरोडी अर्थात परिवर्ती। पैरोडी अर्थात परिवर्तन। हिंदी विद्वानों ने इसे आभास, विडंबना, गीत, परिवृत्ति, परिपदी नाम दिए हैं। पैरोडी जैसे फिल्मों में कई गाने एक साथ दिखाए जाते हैं, उसको पैरोडी गीत बोलते हैं। बहुत सारे गाने एक साथ प्रस्तुत करना वो कहलाता है पैरोडी अर्थात परिवर्तन। यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप से कुछ गीत संगीत, कुछ दृश्य इस प्रकार से दिखाए जाते हैं कि वो एक दूसरे से संबंधित और सामने बैठे पाठकों को कुछ सिखाने वाले होते हैं। इस प्रकार एक फिल्म है हम आपके हैं कौन, उसमें पैरोडी गीत दिए गए हैं। मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म में भी पैरोडी गीत दिए गए हैं। उसी प्रकार से व्यंग्य, यहाँ पर पैरोडी व्यंग्यात्मक रूप से कुछ दृश्यों को, कुछ गीतों को प्रस्तुत किया जाता है हास्य और व्यंग्य रूप में। अगला है कैरिकेचर। पैरोडी में हम थोड़ी चर्चा और कर लें कि पैरोडी अपने सही अर्थ में किसी कविता का विनोदपूर्ण अनुकरण है। विनोदपूर्ण अनुकरण अर्थात किसी गाने का, किसी कविता का, किसी दृश्य का हास्यास्पद रूप में प्रस्तुतिकरण पैरोडी कहलाता है। एक्टिंग करके गाना डांस करना ये पैरोडी के अंतर्गत है। लगभग 20-40 गाने, 10-20 गाने एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, उसको बोलते हैं पैरोडी। जैसे कि हास्यास्पद दृश्य 5-7 दृश्य, 10 दृश्य एक साथ दिखाए जाए वो पैरोडी कहलाता है। अगला है कैरिकेचर। इसे व्यंग्य चित्रण भी कहते हैं। किसी लेख या कृति या व्यक्ति को पहचाने जाने वाले लक्षणों से तोड़ मरोड़ कर विकृत रूप में उसका चित्रण करना कैरिकेचर कहलाता है। कैरिकेचर का अर्थ होता है व्यंग्य चित्र। आपने अखबारों में देखा होगा किसी राजनेता, किसी खिलाड़ी या अन्य किसी व्यक्ति का उनके लक्षणों के आधार पर, उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर, लक्षणों के आधार पर उनका चित्र प्रस्तुत किया जाता है और व्यंग्यात्मक रूप से उनके लक्षणों के आधार पर उनका चित्रण किया जाता है। चित्र के माध्यम से वो कहलाता है कैरिकेचर। अखबारों में आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है कैरिकेचर। ये इसकी सहयोगी विधाएं रही। अब हम बात करेंगे व्यंग्य के उद्देश्य क्या होता है। भाई जो भी व्यंग्य है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए कि सामने वाला बुरा भी ना माने। लगभग सभी व्यंग्य को है दृष्टि से देखते हैं, लेकिन समझने वाले व्यक्ति के लिए ये रामबाण औषधि के समान काम करता है। तो अब हम बात करेंगे उद्देश्यों के बारे में।
उद्देश्य की बात करेंगे हम। व्यंग्य में उद्देश्य में सत्य को प्रकट करना। समाज में, देश में, विदेश में चारों तरफ जो घटनाएं घटती हैं या कुछ बुराइयां हैं और समाज की एक सच्ची तस्वीर को प्रस्तुत करना व्यंग्य का काम होता है। और व्यंग्य के द्वारा उस सत्य को इस प्रकार से प्रकट करना कि समझने वाला आसानी से समझ जाए। समाज के जो बुरे रीति रिवाज है उन पे व्यंग्य कर सत्य को प्रकट करना ही व्यंग्य का उद्देश्य होता है। और इस प्रकार से कहा जाता है कि जो व्यंग्य हो वो, जैसे इसमें मैंने परिभाषा बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो कहने वाला वो हंस रहा हो लेकिन सुनने वाला तिलमिला उठे। हम व्यंग्य के माध्यम से बहुत सारे सत्यों को हम उजागर कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं जनता के सामने। दूसरा उद्देश्य है समाज का शुद्धिकरण। समाज का शुद्धिकरण व्यंग्य के माध्यम से समाज में जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, हम व्यंग्य कर अपने साहित्य में, हमारे विचारों में, हमारे लेखों में, हमारे कुछ वीडियो में, ऑडियो में हम उन बुराइयों या समाज की जो अशुद्धियां हैं उसको व्यंग्य के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। और व्यंग्य के माध्यम से हम कई लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं ताकि वे व्यंग्य को समझकर समाज की जो बुरी नीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में एकजुट होकर उनको दूर करें। अगला उद्देश्य क्रांति। जिस प्रकार से क्रांतिकारी अपने विचारों, अपने क्रियाकलापों, अपने रहन सहन, हर तरीके से क्रांति को अपने हृदय में व समाज में क्रांति को बढ़ाए रखता है, क्रांति को बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। उसी प्रकार कोई व्यंग्यात्मक कवि या व्यंग्य एक क्रांति दूत का भी काम करता है। किसी सरकार, जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने भी अपनी रचनाओं में व्यंग्यात्मक रूप पर जो अंग्रेजों का शासन था उस पर व्यंग्य किए। उसी प्रकार आजकल भी लोग व्यंग्य करते हैं, सीधी सीधी बात न कहकर व्यंग्यात्मक रूप से अपनी बात को कहना पसंद करते हैं। और समाज में क्रांति लाने के लिए जो व्यंग्य है वो क्रांति दूत का काम करता है। अगला है लज्जा उद्घाटित करना। व्यंग्यकार जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो अपने व्यंग्य के माध्यम से सत्य को उजागर करते हैं, समाज का शुद्धिकरण करते हैं, समाज में क्रांति की भावना जागृत करते हैं। इसके साथ साथ जिन पर वे लेखक, साहित्यकार व्यंग्य कर रहे हैं उनको भी लज्जा महसूस होती है। और जो सही व्यक्तित्व के धनी होते हैं वे व्यंग्य को समझकर लज्जा स्वरूप उन बुरी आदतों को, बुरे व्यवहार को, बुरे आचरण को वो तुरंत छोड़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो व्यंग्य है वह
लज्जा उद्घाटित करता है, जिससे समाज में सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है परिवर्तन एवं चेतना लाना। व्यंग्यों के माध्यम से कवि लेखक समाज में, देश में, राज्य में परिवर्तन एवं चेतना जागृत कर सकता है व्यक्तियों में। और कहा भी गया है कि प्रकृति का जो नियम है वो परिवर्तन है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो हमें अपने विचारों में, हमारे समाज में, देश में, राज्य में, गाँव में, अपने विचारों में ही परिवर्तन करके उनमें उनकी जो शासन व्यवस्था है उनमें भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। और वो व्यंग्य के माध्यम से हम ये कार्य सिद्ध कर सकते हैं। अगला है सुधार की भावना। व्यंग्यकार जो होता है वो अपनी बात स्पष्ट रूप से ना कहकर व्यंग्य के रूप में कहता है, लेकिन उसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को बुरा बताना नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है सुधार की भावना, समाज, देश या मनुष्य के विचारों में एक क्रांति लाना, चेतना लाना, समाज में सुधार करना, शासन व्यवस्था में सुधार करना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। तो एक अच्छा व्यंग्यकार व्यंग्य के माध्यम से इन विभागों में सुधार ला सकता है। यही व्यंग्य का उद्देश्य होता है। अगला इसका उद्देश्य है युग समस्या का शोधन। व्यंग्य या व्यंग्यकार समकालीन परिस्थितियों के साथ साथ जीवन यापन करता है और जीवन यापन करते समय समाज में, राष्ट्र में, राज्य में, गांव में वे विभिन्न प्रकार की बुराइयां, विभिन्न प्रकार की समस्याएं देख उसको दृष्टिगोचर होती है। उन समस्याओं को और बुरे व्यक्तियों को, बुरे आचरण को, बुरे रीतियों को, उनको दूर करने के लिए वो प्रयास रहता है। और साहित्यकार अपने व्यंग्यों से उन समस्याओं की ओर सरकार का, राष्ट्र का, जनता का ध्यान आकर्षित करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो व्यंग्यकार है या व्यंग्य है वो समकालीन परिस्थितियों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका वो शोधक होता है और जनता का ध्यान आकर्षित करता है। इस प्रकार ये व्यंग्य के उद्देश्य रहे। हमारे सिलेबस में जो व्यंग्य निबंध शामिल किया गया है वो है पहला सफेद बाल, बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षक और भाषा शैली का प्रयोग भी प्रभावी रूप से हरिशंकर प्रसाद जी ने किया है। एग्जाम में हो सकता है व्यंग्य के परिभाषा, स्वरूप व इसके उद्देश्य पूछ लें, इसके सहायक विधाएं पूछ लें, तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं। या फिर प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि पहला सफेद बाल जो व्यंग्य है उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो उनमें आप ये पॉइंट डाल के अपने मनोविचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ परिभाषाएं जो मैंने बताई उनको आप लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।